नमस्कार, मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। दोस्तों, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया होगा उसे। अगर उसमें कोई भी अगर आपको इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद हम आपका जो भी दिक्कत होगी उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उस जो हमने कल की वीडियो में आपको पढ़ाया था, आज हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने शुरू किया था इकोलॉजी चैप्टर, मतलब पारिस्थितिकी हमने शुरू किया था। पारिस्थितिकी में हमने आपको बताया था कि जितने भी हमारे हाउस होल्ड कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी घरेलू घटक होते हैं, उनका अध्ययन ही कहलाता है इकोलॉजी। और हाउस होल्ड कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं? तो कुछ जैविक घटक होते हैं, कुछ अजैविक घटक होते हैं, मतलब कुछ एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और कुछ बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। उन दोनों से जो रिलेशन बनता है एबायोटिक और बायोटिक, इनसे जो रिलेशन बनता है, रिलेशन का जो स्टडी करेंगे, इनसे जो रिलेशन बनेगा उनका अगर हम स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी कहलाएगा। और इस दोनों के जो रिलेशन बना, अगर उस रिलेशन का जो सिस्टम बनेगा, उस रिलेशन का जो सिस्टम तैयार होता है, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। हम क्या कहेंगे उसे? इकोसिस्टम। हमने कल पढ़ा था कि जो भी एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, उनसे जो एक संबंध बनता है, संबंध बनने के बाद अगर उस संबंध का हम अगर स्टडी करते हैं उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। और उनसे जो सिस्टम तैयार होता है हम उसे इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम उसे हम कहते हैं। अब इकोलॉजी वर्ड हमने बताया था आपको, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने कब दिया था? तो ये दिया था 1869 ईस्वी में दिया था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इन्हें पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है अर्नेस्ट हेकल को। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो हमने बताया था आपको, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक। अब इकोसिस्टम जो वर्ड दिया था, इकोसिस्टम वर्ड जो दिया था, वो दिया था एजी टांसले ने। किसने दिया था? तो आप कहेंगे कि एजी टांसले ने दिया था। और एजी टांसले ने ये वर्ड कब दिया था? तो ये वर्ड दिया था 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ा था कि हम इकोलॉजी में हम हाउस होल्ड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनके बारे में ही अध्ययन करते हैं और उसे ही हम कहते हैं कि वो क्या है? इकोलॉजी है या फिर वो पारिस्थितिकी है। ठीक है, इसके अलावा उसमें जो सिस्टम बनता है, उनसे उनके जो भी एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, तो उनसे जो सिस्टम तैयार होता है उसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था जनसंख्या के बारे में। हमने पढ़ा था जनसंख्या के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में हमने जो भी पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो जनसंख्या वो होती है कि एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या अगर हम पता करें तो जनसंख्या कहलाती है। इसके आगे हमने पढ़ा था कि जनसंख्या का जो मापन होता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है। एक क्रूड डेंसिटी और एक होती है इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी का मतलब कि एक वर्ग किमी क्षेत्र पर, एक वर्ग किमी एरिया पर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी एक समान प्रकार के या फिर एक ही प्रजाति के जितने लोग होते हैं, अगर उनको हम गिन ले, काउंट कर लें, तो वो होती है क्रूड डेंसिटी। ठीक है, और सिंगल स्पीसीज इसमें काउंट होती है। कोई भी एक ही प्रजाति हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो क्रूड डेंसिटी होती है, एक वर्ग किमी क्षेत्र में सड़कें भी पाई जाती हैं, रेल मार्ग भी होते हैं, तालाब भी होते हैं, कुछ जंगल भी पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ रहने लायक स्थान भी होता है। तो जो क्रूड डेंसिटी होती है उसमें हम क्या करते हैं कि संपूर्ण एक वर्ग किमी क्षेत्र में ही किसी भी एक प्रजाति के सदस्यों की संख्या हम गिनते हैं, उसी को हम क्रूड डेंसिटी बोलते हैं। और इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है? इकोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब हम सिर्फ ऐसे क्षेत्र में हम काउंटिंग करेंगे जहां सिर्फ जीने के लिए अनुकूल क्षेत्र हो, जीवन यापन के लिए अनुकूल क्षेत्र हो, हम सिर्फ उसी के सदस्यों की संख्या हम गिनेंगे। कि कौन से सदस्यों की संख्या? तो सिंगल स्पीसीज। ठीक है, और जब भारत में जनगणना होती है, भारत की जब जनगणना होती है तो उसमें क्रूड डेंसिटी निकाली जाती है, लेकिन पर्यावरण में हमेशा इकोलॉजिकल डेंसिटी निकाली जाती है। ठीक है,
इसके बाद हमने पढ़ा था कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब समुदाय। हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में सिर्फ हम सिंगल स्पीसीज को ही काउंट करते हैं, वही होती है जनसंख्या। और जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होती है, उसमें हम विभिन्न प्रकार के सदस्यों की संख्या, फिर विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों की संख्या आदि हम गिने तो वो होती है, उसे हम समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम हमने बताया था आपको कि इकोसिस्टम जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, अगर उन दोनों से जो सिस्टम तैयार होता है, उनके जो रिलेशन से सिस्टम तैयार होता है, हम उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था, तो इकोसिस्टम वर्ड दिया था एजी टांसलेसर ने दिया था। एजी टांसलेसर ने दिया था 1935 ईस्वी में। अब इसके बाद आपसे बोला गया था कि बायोम क्या होता है। ठीक है, हमने बताया था आपको बायोम के बारे में। तो सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम। मतलब इसका यह है कि समान प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का जो समूह होता है उसे ये बायोम कहते हैं। और इसके बाद हमने बताया था आपको कि बायोस्फीयर क्या होता है, मतलब जैव मंडल क्या होता है। हमने बताया था आपको कि एक होता है जल मंडल, एक होता है स्थल मंडल और एक होता है वायुमंडल। ठीक है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का जो मिश्रित रूप होता है, हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं जैव मंडल। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, रहने लायक स्थान ही क्या है, मतलब जहां तीनों चीजें मौजूद हो, वहां पे रहने के सांस लेने के लिए हवा भी मौजूद हो और पानी भी मौजूद हो और रहने लायक भूमि भी मौजूद हो। ठीक है, तो इस तरह का जो मिश्रित रूप होता है तीनों चीजों का, वायुमंडल का, इसके बाद स्थल का, इसके बाद जल का, जो तीनों चीजों का अगर जो मिश्रित रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जैव मंडल या फिर बायोस्फीयर। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। ट्रॉफिक लेवल में हमने बताया था कि हम इससे क्या करते हैं कि जब एनर्जी जो ट्रांसफर होती है एक लेवल से दूसरे लेवल या फिर एक जीव में से दूसरे जीव में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, हम उसी को प्रदर्शित करते हैं और उन्हीं के लिए हम अलग अलग लेवल बना दिए। ठीक है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इस तरह से हम लेवल क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट लेवल में क्या किसको रखा था, तो हमने फर्स्ट लेवल में रखा था प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स का मतलब जो उत्पादक होते हैं। उत्पादक का मतलब क्या, जो एनर्जी का उत्पादन करते हैं। तो एनर्जी का उत्पादन कौन करते हैं, पौधे करते हैं। हम तो किसी दूसरे पर निर्भर है, हम मांस खाते हैं, पौधे भी खाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे जीव हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर है, हम दूसरे का बनाया हुआ खाना हम खाते हैं। दूसरे भी चीज का हम पौधों का खाना बना लेते हैं, तो जीवों को मार करके हम उसका खाना बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, स्वपोषी भी बोलते हैं। तो उन्हें हम रखते हैं फर्स्ट लेवल में। इसमें हम प्लांट को रखते हैं फर्स्ट लेवल में। इसके बाद सेकेंड लेवल में हमने रखा कंज्यूमर्स को, थर्ड लेवल में कंज्यूमर्स को, फोर्थ लेवल में कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेवल है, इसमें हमने कंज्यूमर को भी 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक हमने बोला प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर को खाते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। और इसके बाद जो टेरिटरी कंज्यूमर्स थे, जो फोर्थ लेवल पे जितने भी कंज्यूमर हैं वो फूड भी खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं। ठीक है, तो यहां से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, हम इसमें क्या दिखाया था, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, तो आप ये बता सकते हैं कि एनर्जी सबसे ज्यादा किस लेवल पर होती है। तो सर आप कहेंगे कि आपने बताया था कि अगर 10,000 किलोग्राम यदि फर्स्ट लेवल पे एनर्जी है, इतनी उत्पादन हुई, तो जो सेकेंड लेवल पे ट्रांसफर होगी सिर्फ इसका 10% ही ट्रांसफर होगी। मतलब सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर को जो एनर्जी मिलेगी सिर्फ 1000 किलोग्राम ही मिल पाएगी। इसके बाद घटते हुए चली जाएगी 100 किलोग्राम, इसके बाद 10 किलोग्राम। मतलब हर एक लेवल पे 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है। तो आप
आसानी से बता सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो फर्स्ट लेवल के पास रहेगी और जो कम एनर्जी रहेगी वो सबसे लास्ट में रहेगी। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जो फर्स्ट लेवल था उसमें 10,000 एनर्जी थी, इसके बाद जो फोर्थ लेवल था उसमें 10 किलो एनर्जी है। ठीक है, तो 10,000 किलोग्राम और 10 किलोग्राम में अंतर तो है। ठीक है, आप आसानी से बता सकते हैं, मतलब फर्स्ट लेवल में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और एनर्जी जो ट्रांसफर होती है हर लेवल वाइज जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कितने परसेंट ट्रांसफर होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हम उत्पादकता पे। उत्पादकता पे हम एक नई टॉपिक शुरू करेंगे आज के इस वीडियो में। हम उत्पादकता को शुरू करते हैं, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो प्रोडक्टिविटी ये होती है कि जितने भी पौधे हैं जो स्वपोषी हैं उनके द्वारा उत्पादन की गई एनर्जी ही क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी क्या है? मतलब कोई भी पौधा है वो सूर्य के प्रकाश से या फिर जो मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, इस तरह से जो भी अपने पास जो न्यूट्रिएंट से अपना एनर्जी वो बनाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। अब उत्पादकता ज्यादा कहां पर होगी, आप बता सकते हैं? उत्पादकता ज्यादा कहां पर होगी? तो आप बताएंगे सर जहां पर ज्यादा पौधे होंगे वहीं उत्पादकता ज्यादा होगी। अब पौधे ज्यादा कहां पर होंगे? जहां पर वर्षा का क्षेत्र हो। अब वर्षा का क्षेत्र जहां पर भी होगा वहां उत्पादकता ज्यादा होगी। अब जैसे आप जानते होंगे कि ये हमारी जो अर्थ है इसमें जो 0 डिग्री लेटीट्यूड है, जो निम्न अक्षांश से 0 डिग्री जो अक्षांश है उसमें जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को हम जो भी ये क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। अब जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो वहां पर क्या होगी? सबसे ज्यादा वर्षा भी होगी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा वर्षा भी होगी तो वहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी होगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब वहां पर ज्यादा जीव भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, और वहां पर ज्यादा पौधे भी होंगे। तो जब जहां पर ज्यादा पौधे होंगे वहां पर ज्यादा उत्पादकता होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर चलते जाएंगे मतलब यहां पर जो होता है वो लो लेटीट्यूड होता है, लो लेटीट्यूड। अब लो लेटीट्यूड से जब आप हाई लेटीट्यूड की ओर जाएंगे तो आपकी एनर्जी जो होगी वो उत्पादकता जो होगी वो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो घटेगी या फिर बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी 0 डिग्री अक्षांश पे पड़ती है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पे सबसे ज्यादा वर्षा पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है इसलिए यहाँ पर उत्पादकता भी सबसे ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे आपकी उत्पादकता भी घटती जाएगी। ठीक है, तो उत्पादकता आपको समझ में आया होगा। हमने सिर्फ इतना ही बताया कि पौधों के द्वारा या फिर किसी भी एक पौधे के द्वारा जितनी एनर्जी बना ली जाती है क्लोरोफिल या फिर सूर्य के प्रकाश से या फिर जो मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं या फिर वायुमंडल की सहायता से जो मतलब जैसे भी पौधे अपना एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, वहां से जितनी भी एनर्जी वो बना लिया वही क्या होती है? उत्पादकता होती है। ठीक है, अब ये 2 तरह की उत्पादकता होती है, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब उत्पादकता का हम मापन जब करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं, एक सकल मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, 2 तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। अब ग्रॉस क्या है और नेट क्या है? इसे हम ग्रॉस को जीपीपी और एनपीपी, नेट को हम दिखाते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब ग्रॉस क्या है? ग्रॉस का मतलब ओवरऑल उस पौधे के द्वारा ओवरऑल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की गई, जितनी एनर्जी बनाई गई वो होती है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसके द्वारा बनाई गई 100 किलोग्राम एनर्जी। ठीक है,
सॉरी पौधे के द्वारा 100 किलोग्राम एनर्जी बनाई गई। अब इसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि पौधे के द्वारा अपने रेस्पिरेशन के लिए, मतलब अपने श्वसन के लिए जितनी एनर्जी यूज कर ली गई, उसके बाद जो बच जाती है वही बोली जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अर्थात इसे कहते हैं निवल या फिर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ये है सकल प्राथमिक उत्पादकता और ये है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अर्थात शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, तो दो तरह से ये निकाली जाती है। ठीक है, अब इसके आगे का जो टॉपिक है उसको ले लेते हैं। इसके आगे हमें पढ़ना है फूड चेन के बारे में। फूड चेन को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। हिंदी में हम इसे खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, अब फूड चेन होता क्या है? देखिए, फूड चेन हम इससे करते क्या है, तो हम इससे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को हम दिखाते हैं। मतलब ये जो है फूड चेन जो है, इट इज अ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। मतलब एक जीव से दूसरे जीव में हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यानी ऊर्जा का स्थानांतरण इससे हम प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम ये दिखाते हैं कि खाद्य श्रृंखला में एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है। ठीक है, अब इसके आगे इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? तो फूड चेन में दो तरह के मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, जिसे हम उत्पादक कहेंगे, और एक होते कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब इसे हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, मतलब हम जीवों को यहां पर फूड चेन में जीवों को दो श्रेणियों में हम विभक्त करेंगे। एक है, दो ग्रुप में विभक्त करेंगे। एक है प्रोड्यूसर्स, जिन्हें हम उत्पादक कहेंगे, उनको उत्पादक की श्रेणी में रखेंगे। कुछ है उनको कंज्यूमर्स या फिर उपभोक्ता की श्रेणी में हम रखेंगे। ठीक है, अब उत्पादक कौन कौन से होते हैं? उत्पादक का मतलब जो जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, उन्हें हम उत्पादक कहेंगे। जैसे प्लांट हो गए और नील हरित शैवाल हो गए, कवक हो गए, ये सब सारी चीजें क्या है? ये सब ऐसे हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर्स को भी आगे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और एक होता है टेरिटरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। हम फूड चेन में जितने भी हमारे जीव हैं, हम उनको मेनली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर में और दूसरा कंज्यूमर यानी उपभोक्ता में। और उपभोक्ता को हम आगे फिर तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरे होते हैं टेरिटरी कंज्यूमर्स यानी तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब इसके बाद आगे हमें पढ़ना है कि ये फूड चेन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब फूड चेन हम मेनली दो प्रकार का फूड चेन पढ़ते हैं। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन को हम हिंदी में कहेंगे चारण खाद्य श्रृंखला। अब चारण खाद्य श्रृंखला है, इससे क्या तात्पर्य है? तो जो ऐसा फूड चेन जो घास फूस से शुरू हुआ हो। चारण खाद्य श्रृंखला का मतलब ऐसा फूड चेन जो घास फूस से शुरू हुआ हो, हम उसे क्या कहते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अब एक ऐसा हमने फूड चेन बना दिया, प्लांट है। अब प्लांट को कौन खाया? तो टिड्डा खाया इसे। प्लांट को क्या खाया? तो ग्रास हॉपर खाया। ग्रास हॉपर खाया। ग्रास हॉपर के बाद क्या? इसको खाया लिजार्ड ने, इसको खाया छिपकली ने। अब छिपकली के
छिपकली के बाद उसको खाया स्नेक ने, ठीक है। अब ये पहला हो गया फूड चेन, ठीक है। इसके बाद दूसरा फूड चेन ऐसा ही है कि प्लांट को गोट ने खाया, मतलब बकरी ने खाया, ठीक है। अब इसके बाद बकरी को भेड़िए ने खा लिया, अब भेड़िए को शेर ने खा लिया, ठीक है। अब तीसरा इसी तरह हम बना देते हैं कि प्लांट को रैबिट ने खाया, फिर रैबिट को भेड़िए ने खा लिया, फिर इसको भेड़िए को या तो लायन ने खा लिया या फिर टाइगर ने खा लिया, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है, इसको जब शुरुआत की गई इसकी तो प्लांट है, शुरू में देख रहे हैं आप प्लांट है, मतलब इससे हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन या फिर ये है चारण खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन अपघटीय खाद्य श्रृंखला, अपघटीय खाद्य श्रृंखला मतलब जिसे हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है जो सड़े गले जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी डेट्रिटस होते हैं, उनसे इसकी शुरुआत होती है। जैसे एक हो गया पहले नंबर पे हमने ले लिया कूड़ा। अब कूड़े को कौन खाता है? तो कूड़े को खाता है केंचुआ। कूड़े को कौन खाता है? तो कूड़े को खाता है केंचुआ। अब केंचुए को खा लिया मुर्गा ने या फिर मुर्गी ने, अब उसको खा लिया स्नेक ने, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे गोबर ले लिया हमने, गोबर, ठीक है। अब गोबर को ले लिया हमने, गोबर को क्या खाता है? गोबर को माइक्रोब्स यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खाते हैं, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव को क्या कौन खाता है? सूक्ष्म जीव को खाता है बर्ड। अब बर्ड को मान लीजिए कैट ने खा लिया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमने ले लिया जो सड़ी पत्तियां होती हैं, जो पौधों की सड़ी पत्तियां होती हैं, सड़ी पत्तियों को कौन खाता है? तो सड़ी पत्तियों को खाते हैं कीड़े, इंसेक्ट्स। अब कीड़े को किसी पक्षी ने खा लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फूड चेन है, हमने फूड चेन को दो टाइप में डिवाइड किया था। एक था कि ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन से हमने समझा था कि जो घास फूस से शुरू हुआ हो जो भी फूड चेन, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। और जो डेट्रिटस फूड चेन होता है, जो अपघटीय खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें आप देखेंगे तो जो भी डेट्रिटस होते हैं वहां से शुरुआत होती है, जैसे कूड़ा से, गोबर से, सड़े गले जितने भी कूड़े कचरे होते हैं वहां से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा दो तरह का फूड चेन होता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमने जो चैप्टर शुरू किया था, यहाँ से हमारा पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और जो भी आपका सुझाव हो जरूर वो बताएं हमें, और ऐसे ही हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।